शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज मैं आपके बीच आया हूं और ये है मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी और राजनेता अरबपति होने जा रहे हैं और ये है भोपाल का वेस्टर्न बाईपास। मैंने आज से 5-7 दिन पहले इस पर पूरी विस्तृत खबर बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज दोबारा मैं इसलिए आया हूं कि इस पूरी लड़ाई को लड़ने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ हैं। हम उनसे समझेंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि मध्य प्रदेश में की राजधानी जो भोपाल है, भोपाल में जब इंदौर की ओर से ट्रैफिक आता है और उसको होशंगाबाद जाना है तो उसके लिए पहले से हमारे पास में पूर्वी बाईपास है। आप देखेंगे कि भोपाल से जब आप आगे बढ़ते हैं सीहोर के आगे, तो जैसे ही खजूरी पास करते हैं लेफ्ट में एक बाईपास निकलता है और ये बाईपास सबसे पहले आपको बैरसिया से जोड़ता है, फिर विदिशा से जोड़ता है, फिर रायसेन से जोड़ता है और उसके बाद वही बाईपास सीधा होशंगाबाद की ओर चला जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस बाईपास पे कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छा बाईपास है। इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ अधिकारियों के कारण उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए एक पश्चिमी बाईपास की योजना बनाई है। ये बाईपास भी मंडीदीप के आगे से निकलेगा और ये बाईपास अंदर रातीवड़, समरदा, ये 45 गांवों को क्रॉस करता हुआ ये फंदा के पास जाके मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस बाईपास को क्यों बनाया जा रहा है। इस बाईपास पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। 1174 करोड़ रुपए का तो इसको केवल निर्माण का कार्य दिया गया है, फिर 45 गांवों की जमीनें एक्वायर की जानी है। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 25 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो बड़े तालाब का कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया के में जो पानी आता है वही बड़े तालाब में जाता है। अब आप अंदाज लगाइए, यदि यहाँ रोड बन गई तो यहाँ मानवीय बसाहट बढ़ेंगी और मानवीय बसाहट बढ़ेंगी तो ये जो कैचमेंट एरिया वो प्रभावित होगा। हमारे तालाब, जो बड़ा तालाब जो भोपाल की शान है, मध्य प्रदेश की शान है, वो कहीं ना कहीं उसे मारने की एक योजना बनाई गई है। मैं समझता हूँ कि जो पश्चिमी बाईपास है इस पर ज़मीनें खरीद ली हैं अधिकारियों ने, इस पर ज़मीनें खरीद ली हैं नेताओं ने और एक एक नेता, एक एक अधिकारी अरबपति बनने के सपने देख रहा है और कैसे भी इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट को अमली जामला पहनाना चाहता है। इसका टेंडर हो चुका है, एक कंपनी फाइनल कर ली है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस फाइल को 7 महीने से अपनी टेबल पर रख रखा है। लेकिन अब हम इस बात को इसलिए खबर बना रहे हैं कि अभी पिछले महीने भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से इसको स्वीकृति मिली है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक और फाइल मुख्यमंत्री की टेबल पर रखी है, दूसरी ओर अधिकारी इसमें अपना खेल करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। लगातार भारत सरकार से उनका कम्युनिकेशन चल रहा है। आज यदि ये पश्चिम बाईपास बनता है तो भोपाल का क्या क्या नुकसान है, मध्य प्रदेश का क्या नुकसान है, वो भी मैं आपको बता दूं। भोपाल का जितना भी फॉरेस्ट एरिया है वो पूरा पश्चिम क्षेत्र में है। टोटल हरियाली हमारी, मतलब 70% हरियाली हमारी पश्चिम क्षेत्र में है। हमारा जितना भी टाइगर मूवमेंट या जितने भी वन्य प्राणी हैं वो पूरे हमारे पश्चिम क्षेत्र में है। हमारा जितनी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे कोलार हो, केरवा हो, हमारा जो कलियासोत हो, हमारी नदी है, हमारा तालाब है, ये सारा हमारा पश्चिम क्षेत्र में है। हमारा सारी हरियाली, हमारे वन्य जीव, हमारा वाटर बॉडीज, क्या इन सबको खत्म करके अधिकारी अरबपति बनना चाहते हैं? मैं बधाई देता हूं दीपक जोशी जी को जिन्होंने इस अलग को जगाया है और ये लगातार लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, भोपाल को जगाने का काम कर रहे हैं कि कैसे भी हमें पश्चिम बाईपास नहीं बनने देना है। आप दीपक जोशी जी को जानते होंगे, ये मध्य प्रदेश में जो हमारे संत राजनेता कैलाश जोशी जी का खून इनकी रगों में दौड़ता है। यही है कि संघर्ष के बीच पिता से इनको मिले हैं। दीपक जी मेरे साथ हैं, मैं दीपक जी से समझता हूं कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी। क्या आपकी बात सरकार सुनने को तैयार है? नहीं सुनती है तो आप क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या विकल्प है? दीपक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं मध्य प्रदेश और भोपाल की 25 लाख पब्लिक की ओर से आपको बधाई देता हूं कि आपने भोपाल की इस समस्या को पकड़ा है, जड़ से पकड़ा है और आप लगातार इस पर मुहिम चला रहे हैं। मेरे पास जितनी जानकारियां हैं वो कहीं ना कहीं दीपक जी के माध्यम से, आपके माध्यम से ही मुझे मिली है, जो मैंने अभी दर्शकों को दी है। ये जो आप कर रहे हैं, यदि सरकार नहीं सुनती और अधिकारी, आप जानते हैं कितने चालाक होते हैं अधिकारी, यदि वे अपनी चालाकी से बाज नहीं आते हैं तो फिर दीपक जोशी क्या करेंगे? रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबकी खबर सिर्फ नाम नहीं है,
शायद ये एक प्रजातंत्र में जिसे कहा जाता है चौथा स्तंभ होता है प्रेस, उसकी जागरूकता और समसामयिक विषयों को जनता तक पहुंचाने का आपका जो मुद्दा है, जो हमने आपको शुरुआत के दिनों से देखा, शायद आज भी वो कायम है। क्योंकि हमें लगता है कि इतना बड़ा मुद्दा जिस हिसाब से जनता के बीच पहुंचना चाहिए था वो हम पहुंचा नहीं पा रहे। सिर्फ आपका एक सहयोग हमको मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार की आपने बताया, हम तो बचपन से सुनते थे, एक प्रोग्राम भी आता था हरियाली से खुशहाली, खुशहाली से हरियाली, दोनों बातें थी, जल है जीवन है। ये सब स्लोगन हमने देखे सुने हैं। और पूरी दुनिया जब वैश्विक रूप से चिंतित थी कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, तब दुनिया ने तय किया था कि हम पुरानी वाटर बॉडी को बचाएंगे। हमारा बड़ा तालाब 1100 साल पुराना है, राजा भोज द्वारा बनाया गया है। इस तालाब को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था और उस दर्जे के तहत दुनिया ने ये तय किया था कि जो अमीर देश है वो उन गरीब देशों की वाटर बॉडियों को बचाएं जहां उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। भारत उस समय इसी स्थिति में था, लगभग 2000 की बात है। 3000 करोड़ रुपए जापान सरकार ने हमको सहयोग दिया था और हमने तालाब का पुनर्निर्माण किया था, एक बहुत अच्छा जंगल बचाया था, कैचमेंट एरिया बचाया था। इसका काफ़ी जो इंक्रोचमेंट हो गया, जितना हो गया उतना तो हो गया। लेकिन अभी जो वेस्टर्न बाईपास निकल रहा है, जिसमें 42 किलोमीटर का लगभग ये रोड है, 30-31 किलोमीटर झागरिया आने के बाद ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड है सीहोर जाने का, जो रातीवर नीलवड़ होकर सीहोर जाता है। अब इसको झागरिया से सीधा इन्होंने मोड़ दिया फंदा कला के लिए, 5 किलोमीटर तो ज़्यादा इसको चलाया गया। दूसरा, जैसा कि आपने कहा और हम शुरू से कहते आए कि कुछ बड़े लोगों के, धनाढ़ लोगों के, जो प्रभावशाली लोग हैं, दबंग लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, जिनका अफसरशाही में बोलबाला है, जिनका नेतागिरी में बोलबाला है, इन सब लोगों ने मिलकर एक कागज़ बनाया और इस कागज़ के माध्यम से तय किया गया है कि ये ज़मीन हम खरीद लें और ये ज़मीन खरीद के हम यहाँ पर जब जनता आएगी तो हमें पैसा मिलेगा। लेकिन जनता आएगी, आज दुनिया जिस चीज़ को लेकर चिंतित है, लोग बाघ को देखने के लिए तरसते हैं, हम टाइगर स्टेट का दर्जा लिए हुए हैं, हमारे ऑलरेडी मूवमेंट है, वो बाघ यहाँ से चला जाएगा। ये तालाब के कैचमेंट जो पानी देने वाले हैं, कोलांस नदी और इसके साथ उसकी सहायक नदी उलझावन नदी, ये दोनों नदियाँ गायब हो जाएगी। 42 गांव का सीपेज, क्योंकि तालाब नीचे है, गांव ऊपर है, इन सब का पानी हमारे तालाब में आता, ये खत्म हो जाएगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में, और सबसे बड़ी बात, करीब 950 तरीके प्रवासी पक्षी आते हैं यहाँ पर, वो प्रवासी पक्षियों का आना बंद हो जाएगा। एक तरफ हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, जीव जंतु की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम इस प्रकार की व्यवस्था देते हैं। ये समाज में क्या ठीक है? इसको रोकने के लिए हमने जन जागरण के तहत अभियान की शुरुआत की थी। हमने रामसर साइट को लिखा, रामसर साइट वालों ने हमको बोला, हमारे लेटर का जवाब दिया कि आपके लिए, आपने इतनी जागरूकता दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अगर मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान, भारत सरकार को लिखेंगे, भारत सरकार अगर हमारे साथ सहयोग नहीं करती तो हम इसको रामसर साइट से हटा देंगे। हमारे बड़े तालाब को मिलने वाली सहायताएँ खत्म हो जाएगी, रामसर से दर्जा खत्म हो जाएगा उसका। दूसरा, हमने हमारे प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा। मैं राष्ट्रपति सचिवालय की तारीफ करूंगा कि हमने पत्र लिखा, चौथे दिन हमारे पास जवाब आया कि चूँकि राष्ट्रपति सीधा निर्णय नहीं करते, उन्होंने फॉरवर्ड किया भारत सरकार को, प्रधानमंत्री ऑफिस से पत्र। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी ऑफिस को जू तक नहीं रहेंगी कि उन्होंने इनका जवाब देना मुनासिब समझा। जब एक रामसर साइट न्यूजीलैंड से हमारे पास चौथे दिन जवाब आ जाता है, मेल आ जाता है, जर्मनी से हमारे वाइल्ड लाइफ का जवाब आ जाता है, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ से दिल्ली से जवाब आ जाता है, तो भोपाल के वल्लभ भवन से बैठे हुए को जवाब देने में क्या तकलीफ है, ये मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि वहाँ जो बैठे आका लोग हैं, जब तक वो घंटी को हिलाएंगे नहीं, जब तक इसका नफ़ा नुकसान नहीं देखेंगे, जब तक उनका फ़ायदा नहीं होगा क्लियर, तब तक वो क्या होने देंगे। तो इसलिए हमने तय किया कि हमने बीच में हमारे कुछ लोग बैठे थे, जिसमें हमारे पर्यावरण विद थे काफ़ी बड़ी संख्या में, हम सब लोगों ने मिलकर तय किया था कि हम जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय है जलवायु और इसका वन का, जहाँ पे सामान्य सेना साहब जो DFO हैं, रैंक के आदमी, वो बैठते हैं, उनसे हम मिले थे। उनको भी हमने बात रखी कि आप भारत सरकार को फिर से बताइए कि आपने किस आप पे ये इतनी बड़ी आपने जानकारी दी। उन्होंने कहा कुछ जानकारी मुझसे भी छुपाई गई है, उन्होंने स्वीकार किया बातचीत के माध्यम से, मुझसे भी छुपाई गई है। तो हमने कहा आप कोशिश करो। तो उनका ये कहना था कि वल्लभ भवन से जो आता है उसी को फॉरवर्ड करना हमको। तो
हम उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमने कहा फिर भी एक मानवता के नाते आपको करना चाहिए। उन्होंने हमको आश्वासन दिया। इसके बाद हमने अपने वकीलों से चर्चा की, हम एनजीटी में जा रहे हैं। एनजीटी में तो हम जाएंगे रविंद्र जी। एनजीटी के बाद भी अगर लगता है कि अधिकारियों के कागज अगर कुछ न कुछ करती है तो हम सीधे सीधे सिविल कोर्ट में जाएंगे, और सिविल कोर्ट में जाकर हम सिर्फ यही मांग नहीं करेंगे कि इस रोड को रोका जाए, इस रोड को प्रस्तावित करने वाले लोगों को मानव हत्या का, जीव हत्या का मुकदमा कायम किया जाए। इस देश को बुद्ध और महावीर की धरती कहा जाता है, गांधी की धरती कहा जाता है, लेकिन इस देश में हम प्राणियों का इस प्रकार से संहार करें सिर्फ अपने पैसों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए। मतलब दीपक जी इस बात से आप सहमत हैं कि ये पूरी प्लानिंग जो की गई है वो केवल भू माफिया के, हम तो भू माफिया बोलते हैं, उसमें सभी लोग शामिल हैं, चाहे अधिकारी हों, नेता हों, प्रभावशाली लोग हों, व्यापारी हों, जो भी है तो वो भू माफिया, क्योंकि उससे अपनी ज़मीन की कीमत बढ़ाने का जो उपक्रम कर रहे हैं वो इस शहर के साथ अन्याय कर रहे हैं, एक शहर को बर्बाद करने की कहानी रच रहे हैं। ये बात आप मानते हैं? राजा भोज कुछ कौन नहीं कहते, हम भोजपाल नाम देना चाहते हैं भोपाल का, भोज से जुड़ी, जबकि भोज का सबसे बड़ा तो भोपाल तालाब ही है। अगर हम उसी को विस्मृत कर देंगे तो क्या अपने पूर्वजों के चिन्हों को हम खत्म करना चाहते हो? वो चिन्ह जो जीव जंतुओं से जुड़ा 950 प्रकार के पक्षी जो भारत में कहीं नहीं पाए जाते, वो प्रवासी पक्षी यहाँ प्रवास करने आते। इतना बड़ा तालाब देखने के लिए हमारे गरीब लोग जो कहीं नहीं जा सकते, तालाब आप इस बात से सहमत हैं कि ये भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा कुचक्र है? बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ भूमाफियाओं का नहीं, राजनेता और अधिकारी भी इसमें संलिप्त हैं भूमाफियाओं पे एक साथ। वो भी भूमाफिया बन गए हैं ना, मैं तो यही कह रहा हूँ। सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं भूमाफिया बन गए। भूमाफिया बनकर बेढंग का भोपाल, सुंदर भोपाल को बेढंगा भोपाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखा आपने तालाब, जैसे हमारे यहाँ पहले 21 तालाब 19 तालाब हुआ करते थे, कितने तालाब तो गायब हो गए। दीपक मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरी जानकारी सही हो, मोहन यादव राजनीति में आपसे जूनियर हैं, कभी आपने मोहन यादव जी से मिलने की या उनको बताने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आपके मित्र भी हैं, आप देवास से हैं, वो उज्जैन से हैं, 35-40 किलोमीटर का अंतर है, और राजनीति में वो आपके मित्र जैसे ही हैं। देखिए, मोहन जी के कुछ निर्णय तो काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन मोहन जी भी एक राजनीति के अंग है, और राजनीति में जिन लोगों ने फैसला लिया है, मैं तो सीधे सीधे रूप से कह सकता हूँ कि किनके मकान उस तरफ बने, बड़े बड़े मकान, जिन्होंने अपने मकानों तक जाने के लिए बड़ी बड़ी रोडें बनवाई। मोहन यादव जी ने इस फाइल को अपनी टेबल पे तो रखा है, 7 महीने से इस फाइल पे कोई मूवमेंट नहीं है, सिवाय इसके कि भारत सरकार को जो पत्र गया था वहाँ से परमिशन आ गई है। इसके अलावा जब से मोहन यादव जी सीएम बने हैं, इस मुद्दे को उन्होंने जहाँ की तहाँ रखा है। बस आपको इतना वर्क करना है कि उनसे मिलकर उनको ब्रीफ करना है, हो सकता है ये प्रोजेक्ट वो ख़त्म कर दें। अभी सोमवार मंगलवार को हमारी कोशिश है कि हम पर्यावरण मंत्री जो हमारे हैं रामनिवास रावत जी, उनसे एक बार मिले, क्योंकि वो नए हैं, उनको इसका पूरा नॉलेज होगा नहीं, तो हम ये चाह रहे कि उनसे मिले। साथ में नगरीय कल्याण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जो कि प्रभावशाली नेता भी हमारे मध्य प्रदेश के। उनने भोपाल को जब से मेरे ख्याल से राजनीति में तब से देखते आ रहे हैं भोपाल को, तो दोनों लोगों से मिलकर कोशिश करेंगे कि आप मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुँचाएँ। हमने कोशिश की थी मुख्यमंत्री जी से समय लेने की, लेकिन हमें समय थोड़ा मिल नहीं पाया। एक बार मिला भी था तो उस वक्त हम लोग उपलब्ध नहीं हो पाए थे, तो ये हमारी भी गलती रही थोड़ी सी। लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि अगले सोमवार मंगलवार को हम अपना जो मिलने मिलाने का है काम वो पूरा करेंगे। इसके बाद हमने तय किया कि 8 सितंबर को हम बोट क्लब पर, जहाँ भोपाल की जनता सिर्फ इस तालाब को देखने के लिए पहुँचती है, उनको बताएंगे कि कैसे भूमाफियाओं का ये जो तंत्र है इस तालाब को निगलेखा। आपके जो बच्चे आज छोटे आए हैं 10 साल 5 साल 2 साल के, वो 20 साल बाद इस तालाब को देख नहीं पाएंगे। या तो क्रिकेट का मैदान बनाना पड़ेगा या हॉकी का ग्राउंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचेगा ही नहीं उस तालाब में। तो उसको बचाने के लिए संघर्ष करना, तो आप लोग सब लोग साथ आओ, और इसके बाद से हमारी संघर्ष की एक नई लाइन शुरू हो जाएगी। दोनों तरफ से हम अपनी न्यायपालिका पर भरोसा करते, न्यायतंत्र के माध्यम से, और प्रजातंत्र में जो अधिकार हमारे पास है, जिसको कि हमें स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत दिया गया, उसके माध्यम से पूरे भोपाल में जन जागरण चलाकर इस तालाब को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपकी मुहिम को इसलिए सार्थक मानता हूं कि आपकी जो एक चैनल है, जिसका कि एक बहुत बड़ा दायरा है, और उस दायरे के माध्यम से जनता तक ये जो हमारी आवाज़ है पहुंच रही है, उसमें मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
और लगातार आपके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि इस तालाब को बचाने के लिए जो प्रयास हमारे द्वारा हो रहे हैं उसमें सहयोग के लिए आपने जो हमारे साथ जो एक सहयोग दिया उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद दें। मतलब दीपक जी, आपकी बात से लगता है कि आप तीन तरफा इस मोर्चे को खोला है। एक और आप जन जागरण अभियान चला रहे हैं, दूसरी ओर आप सरकार से संवाद के रास्ते खोले हैं और तीसरी ओर आपने कोर्ट जाने की तैयारी भी की है। ये तीनों मोर्चों पर आपकी टीम काम कर रही है। जी हाँ, हम तीनों तरफ हमारे लोग बैठे हुए हैं। भोपाल के काफ़ी लोग प्रबुद्ध जन हैं जिनका कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पर्यावरणविद है, कोई प्रोफेसर है। सब ने अपनी अपनी राय दी और सबका कहना है कि जब भी मूवमेंट होगा हम सबके सब पूरे भोपाल का तबका और जो अधिकारी जिनको कि ये परमिशन देना थी उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मैं 84 में भोपाल आया था और 84 का भोपाल क्या था और आज का भोपाल क्या हो गया और कल का भोपाल कैसे होगा, ये दृश्य शायद बहुत ही भयावह होगा। जो सुंदर भोपाल मेरे ख्याल से देश दुनिया का सबसे सुंदर शहरों में गिनती की नहीं आती थी, आज किस प्रकार का भोपाल हम देख रहे हैं और आने वाले कल में किस प्रकार का भोपाल हो जाएगा। शायद इसको रोकने की चिंता जो हम लोग कर रहे हैं उसमें जो एक सहयोग आम जनता का मिल रहा है और ख़ास करके आपका, क्योंकि चौथा स्तंभ आप हो। लोकतंत्र की लड़ाई चौथे स्तंभ के बिना सहयोग की नहीं लड़ी जाती। आपका यह सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सहयोग के दम पे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे और अपने तालाब को बचाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक जोशी जी, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपके पिता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कैलाश जोशी जी। उनकी संस्कार लेकर आज दीपक भाई जिस तरह का भोपाल को बचाने का काम कर रहे हैं, बेशक मूलतः रहने वाले देवास के हैं लेकिन भोपाल में रहे हैं, भोपाल को जीते हैं, भोपाल के लिए जीना चाहते हैं, तो भोपाल के रहने वालों को भी काफ़ी फर्ज बनता है कि दीपक जी के कंधे से कंधा मिलाएं। और जो मुहिम इन्होंने छेड़ी है वो मुहिम अकेले इनके लिए नहीं है, इनके बच्चों के लिए नहीं है, ये भोपाल के भविष्य का मामला है। और भोपाल वाले यदि खड़े हो गए तो फिर सरकारों की हिम्मत नहीं है कि वो इस फैसले का अमल कर पाएं। यदि इस फैसले को आपको रोकना है, क्योंकि इस फैसले को रोकना सिर्फ एक सड़क को रोकना नहीं है, आपको तालाब को बचाना है, जीव जंतु को बचाना है, वन्य प्राणी को बचाना है, हरियाली को बचाना है। और इन सबकी जो हत्या करने वाले तुले हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आप भोपाल में इस कार्यक्रम देख रहे हैं तो मैं एक एक व्यक्ति से निवेदन करता हूं, आपके 10-10 मित्रों को भेजिए और लोगों को जगाइए कि भोपाल में हो क्या रहा है। यदि हम नहीं जगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगी। नमस्कार। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।